पहला तो कारण हमें ये समझ में आता है कि भारत में आज्ञा पत्र के नवीनीकरण की व्यवस्था समाप्त हो गई, इसलिए आवश्यकता महसूस की गई। दूसरी, भारतीयों में असंतोष व्याप्त था। भारतीय जो है वुड का घोषणा पत्र तो बहुत अच्छा था, उन्होंने सामंजस्य बनाने का प्रयत्न किया, उन्होंने कोशिश की कि हम भारतीयता और पाश्चात्य की जो चीजें हैं उनका हम सम्मिश्रण करके कुछ बीच का रास्ता बनाने का प्रयास करें। लेकिन बहुत सारी चीजें उसकी वुड के घोषणा पत्र की ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। जैसे उन्होंने सहायता अनुदान प्रणाली की बात कही थी, सहायता अनुदान प्रणाली व्यवहार में आ गई, लेकिन उसके नियम इतने कठोर थे कि उससे सभी भारतीयों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाया। तो भारतीयों में असंतोष भी जो है एक कारण था कि नई जो है समिति गठित की जाए जो कि भारत की शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करे। इसके अलावा आपको याद होगा कि वुड के घोषणा पत्र में बात कही गई थी, संस्कृति राय आप म्यूट रहिए। वुड के घोषणा पत्र में बात कही गई थी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की, और आप जानते हैं कि मिशनरी 1813 के आज्ञा पत्र के बाद से ही निरंतर लालायित थे कि भारत में हमको धर्म प्रचार की, शिक्षण की संस्थाएं स्थापित करने की, धर्म परिवर्तन की छूट दी जाए। तो मिशनरी जो है वो इस बात से खफा थे कि भारत में धर्म निरपेक्षता की भावना अपनाई जा रही है। मिशनरी भी चाहते थे कि कोई नया घोषणा पत्र आए, कोई नई व्यवस्था आए जो हमको जो है धर्म प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दे। इसके अलावा एक और बड़ा कारण था कम जो उस समय सरकार थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई थी, लेकिन जो ब्रिटिश लोग यहाँ पर शासन सत्ता में थे वो भी चाहते थे कि हम भारत की शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करें। तो अनेक कारणों से जो है इस हंटर कमीशन का गठन किया गया, और इस हंटर कमीशन की खास बात ये थी कि इससे अपेक्षा की गई थी कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष जो है ये सुझाव दे, क्योंकि हमने देखा इससे पहले जो वुड का घोषणा पत्र आया उसने माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर तो बहुत ध्यान दिया, लेकिन प्राथमिक शिक्षा जो है वो कहीं न कहीं उपेक्षित रह गई थी। तो इस कारण से विशेष ये प्रयास किया गया कि प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाए और सुझाव दिए जाएं कि प्राथमिक शिक्षा पर हम गुणवत्ता परक क्या-क्या कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको देखते हैं एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? चलिए दिख रही होगी, उम्मीद करते हैं। तो अगर हम हंटर कमीशन की संस्तुतियों पर नजर डालें तो आप लोग अगर क्लास की टाइमिंग कोई बताई गई है तो उसी समय एंट्री कर लीजिए, बार बार एडमिट करना पड़ रहा है तो वो ध्यान दूसरी तरफ जा रहा है। तो हम देखें सबसे पहले कि इनकी क्या क्या संस्तुतियां थी। तो प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों पर सबसे पहले इन्होंने ध्यान देते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को व्यावहारिक जीवन में सफल बनाना होना चाहिए, न कि उच्च शिक्षा के लिए तैयारी करना। तो उन्होंने इस सेंटेंस के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को एक बेहतर आधार प्रदान करने की बात कही। वैसे सामान्यतः उस समय क्या स्थिति थी कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य होता था कि आगे की शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कि जो विद्यार्थी हैं प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा। हमारा उद्देश्य ये है कि माध्यमिक शिक्षा के लिए हम विद्यार्थी तैयार करें। लेकिन इस आयोग ने ये कहा कि चूंकि जो समस्या आज है उस समय भी बड़े रूप में विद्यमान थी कि एक निश्चित स्तर तक पढ़ाई करने के बाद बच्चे विद्यालय छोड़ देते थे। तो अगर हम प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य यही बनाएंगे कि माध्यमिक शिक्षा की तैयारी, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी उनका अब तक का पढ़ा हुआ खराब हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं रहेगा। तो इन्होंने ये कहा कि प्राथमिक शिक्षा को हम केवल माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए तैयारी ना बनाएं, हम उसमें ऐसा ज्ञान बच्चों को दें कि जिससे वो अपने व्यावहारिक जीवन में भी कुछ हासिल कर सकें और उस हासिल करने के साथ उनका जीवन जो है वो सफल हो सके।
इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इसके लिए ये आवश्यक है कि पाठ्यक्रम जो है वो सुधारा जाए और पाठ्यक्रम में ऐसी चीजें समाहित की जाएं जो सीधे हमारे जीवन से जुड़ी हुई हों, जो हमारे दैनिक व्यवहार में यूज आने वाली हों। तो इन विषयों का अधिकतर जो है वो लाभ विद्यार्थियों को होगा तब होगा जब पाठ्यक्रम को व्यवहारोपयोगी बनाया जाएगा, यानी करिकुलम में ऐसी चीजें रखी जाएंगी जो हमारे जीवन से संबंधित हों। क्योंकि अगर हम अपनी जीवन से संबंधित व्यावहारिक चीजों को प्राथमिक शिक्षा में सीखेंगे तो हम अपने जीवन में उतार करके उसको जो है उससे लाभान्वित हो पाएंगे। इन्होंने भाषा के माध्यम के रूप में भी कहा कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम उपयुक्त होगा। अब ये सही होगा कि हम मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाएं। तो इसमें आपसे प्रश्न जो पूछा जा सकता है कि जैसे एक सामान्य सा प्रश्न पूछ लिया गया कि हंटर कमीशन ने किस भाषा में शिक्षा को प्रदान करने की बात कही या शिक्षा के माध्यम के रूप में उन्होंने किस भाषा को चुना। तो आप यहाँ पर टिक करेंगे कि मातृभाषा के माध्यम से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की बात कही। इसके अलावा इस हंटर कमीशन ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के प्रयास के लिए सरकार और अधिक ध्यान दे। इस संबंध में पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने इस बात को वुड के घोषणा पत्र में भी पढ़ा और हंटर कमीशन के बाद भी पढ़ा। म्यूट कर लीजिए जिसका भी अनम्यूट है। हमने ये देखा कि एक सेकेंड, हमने ये देखा कि वुड के घोषणा पत्र में भी ये बात कही गई थी कि मुस्लिमों की, स्त्रियों की और पिछड़ी जातियों की शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है, उस दिशा में कंपनी को काम करना चाहिए। इसके बाद इस हंटर कमीशन में और हंटर कमीशन के बाद अब तक जो भी नीतियां बनती हैं उसमें ये अनुभूत किया जाता है। म्यूट कर लीजिए पूजा रावत और पूर्णिमा सिंह। तो अभी तक की ये स्थिति है। तो उस समय भी इस हंटर कमीशन ने ये महसूस किया कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनके शिक्षा के लिए कुछ विशेष प्रयास करने चाहिए और उस विशेष प्रयासों के संदर्भ में सरकार अपनी नीतियां बनाए। इसके बाद उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि सरकार जो है ये कर सकती है कि इनका पूर्ण संरक्षण जो है वो सरकार अपने ऊपर ले, मतलब कि इनको संरक्षण प्रदान करे, इनको प्रोटेक्ट करे, लेकिन इसकी व्यवस्था का जो भार है वो स्थानीय निकायों को दे दे। स्थानीय निकाय यानी जैसे जो आपके जिला स्तर पर जो है, जैसे नगर पालिका होती है या नगर निगम होता है या जो स्थानीय स्वशासन है, उन्होंने कहा कि सरकार प्राथमिक शिक्षा को संरक्षण दे लेकिन इसकी व्यवस्था जो है वो स्थानीय निकायों को करने दे, उसमें हस्तक्षेप ना करे और अपेक्षा करे कि जो स्थानीय निकाय हैं वो इस क्षेत्र में काम करेंगे, सरकार केवल उनको संरक्षण देगी। और ये इस हंटर कमीशन का एक बड़ा जो है कदम था। इस हंटर कमीशन के बाद अगर हम आज तक देखें तो जो सरकारी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, वो कहीं ना कहीं उसमें स्थानीय निकायों का रोल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो हंटर कमीशन पर जो प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें बहुत सिलेक्टेड प्रश्न है, जिसमें से सबसे फेवरेट प्रश्न जो है यही है कि हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा को किसके अधीन करने की बात कही। तो आपको याद रखना है कि हंटर कमीशन ने ये कहा था कि हम जो है सरकार के अधीन ना रह करके स्थानीय निकायों के अधीन जो है प्राथमिक शिक्षा को कर दिया जाए। अब इसके बाद अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम के संदर्भ में कहा गया कि आयोग ने प्राथमिक स्तर पर पूरे देश के लिए एक ही पाठ्यक्रम उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश सरकारें हैं वो पाठ्यक्रम बनाएं। उन्होंने कहा कि चूंकि भारत एक बड़ा देश था, उस समय भी जो है अनेक प्रांतों में विभक्त था, सभी प्रांतों की जो आवश्यकताएं थी वो अलग अलग थी।
तो इसलिए कहा गया कि अगर हम पूरे देश के लिए एक पाठ्यक्रम बना देंगे, इसको आप आज की परिस्थितियों में इमेजिन करिए कि अगर आज जो है सभी राज्यों के लिए संस्कृत पढ़ना या तमिल पढ़ना अनिवार्य कर लिया जाए, तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि स्थानीय आवश्यकताएं, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति से संबंधित जो विषय हैं, उनको शिक्षा में स्थान देना उचित होता है। तो इस कमीशन ने भी यही कहा कि जो प्रदेश सरकारें हैं, उनको पाठ्यक्रम बनाने की छूट दे दी जाए, और उन्होंने कुछ विषयों का उल्लेख भी किया कि पाठ्यक्रम में स्थान देने के विषय में प्रांतीय सरकारें इन पे विचार करें। कुल मिलाकर के इन्होंने पूरे देश के लिए एक समान पाठ्यक्रम को उचित नहीं माना। ये आपको याद रखने की जरूरत है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, कुछ कनेक्टिविटी का इशू फिर से आ रहा है। अब इसके बारे में जो भी भारत में शिक्षा में व्यवस्थाएं हुई, उसमें से एक चीज कॉमन होती थी कि भारत में तब परिवर्तन होता था जब जो है ब्रिटेन में कोई परिवर्तन होता था। तो जैसे ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में कोई परिवर्तन हुआ, तो वो प्रयास करते थे कि परिवर्तन वो भारत के भी विश्वविद्यालयों में हो। तो अगर हम प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में बात करें, तो उस समय ब्रिटेन में प्राथमिक शिक्षा में ये परिवर्तन हो गया था। स्थानीय जो निकाय थे, उनको काफी प्रोत्साहन प्रदान किया जाने लगा था। तो उसके कारण ये जो है आवश्यकता भारत में भी महसूस की गई कि हम एक समान पाठ्यक्रम सभी प्रांतों का न रख करके अलग अलग जो है रखें, और जो सरकार का दखल है शिक्षा में, खासकर प्राथमिक शिक्षा में, वो सीमित रहे। तो जो शिक्षा का, एक तो इन्होंने पाठ्यक्रम पर अपनी विशेष टिप्पणी दी, और इसके साथ साथ जो है उन्होंने संगठन के बारे में कहा। देखिए उस समय, जैसा कि हमने आपको बताया कि उस समय तक इंग्लैंड में 1870 एवं 1876 के अधिनियम के द्वारा प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का कार्यभार जो स्थानीय निकाय थे, जिनको कंट्री काउंसिल्स कहा जाता था, उनको सौंप दिया गया था। तो ये योजना जो है वहां इंग्लैंड में भी सफल हो रही थी। तो आयोग ये चाह रहा था कि जो योजना इंग्लैंड में सफल हो रही है, उसका अनुकरण भारत में भी कराया जाए, और जो प्राथमिक शिक्षा का दायित्व है वो जिला परिषदों, नगर पालिकाओं को सौंप दिया जाए, और सरकार जो है इस क्षेत्र से अलग रहे। सरकार का काम जो है वो हो कि इसको संरक्षण प्रदान करे, और इसके लिए अधिनियम बनाया जाए, यानी कानून बना दिया जाए कि प्राथमिक शिक्षा के संगठन की क्या व्यवस्था होगी। आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में कहा कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं, स्थानीय संस्थाएं यानी जिला परिषद और नगर पालिकाएं, उन्होंने कहा कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो प्राथमिक शिक्षा के लिए एक अलग से कोष का निर्माण करें, और ऐसा कोष जिसका तो जो व्यय होगा, जिसका जो खर्च होगा, वो केवल प्राथमिक शिक्षा पर किया जाएगा। तो ग्राम एवं नगर की प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग अलग धनराशि निर्धारित किए जाए, और स्थानीय निकायों के सीमित आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने यह भी कहा कि प्रांतीय सरकारों को निकायों को आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में देनी चाहिए। उनके टोटल कोष का जो 1/3 भाग है, वो स्थानीय सरकारें वहन करें। अब ये प्रश्न उठता है कि स्थानीय सरकारें उस कोष में पैसा जमा कहां से करेंगी? तो जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, स्थानीय निकायों को कर लगाने का अधिकार दिया गया था, और वो कर लगाने के अधिकार का उपयोग करते हुए वो जो है एक कोष बना सकते थे, जिस कोष के आधार पर वो प्राथमिक शिक्षा में खर्च की व्यवस्था कर पाते। तो आपको याद रखना है क्या, एक तो जो ये इसका मुख्य प्रश्न यही बनता है कि हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व तो किन संगठनों पर डालने की बात कही, तो उन्होंने स्थानीय निकायों पर डालने की बात कही थी, जिसमें से नगर पालिका,
नगर पंचायतें आदि जो है आती हैं, जिसमें जिला परिषद है। जैसे आज की स्थिति हम देखें तो जो सरकारी प्राइमरी विद्यालय हैं उनमें सीधा दखल जो है इन जिला परिषदों का होता है। इसके अलावा अध्यापकों के प्रशिक्षण की बात कही। प्राथमिक शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए आयोग ने अध्यापकों के प्रशिक्षण की सिफारिश की और कुछ सुझाव दिए। उस सुझाव में अगर हम अध्यापकों के प्रशिक्षण की बात करें, पीछे जाएं थोड़ा, अध्यापकों के प्रशिक्षण के संदर्भ में हमारा जो वुड का घोषणा पत्र है, वुड का घोषणा पत्र में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल खोलने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ब्रिटेन में नॉर्मल स्कूल काम कर रहे हैं, अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, उसी तरह से भारत में भी जो है नॉर्मल स्कूल स्थापित किए जाएं। तो उन नॉर्मल स्कूलों की जो है बात पर ध्यान देते हुए इन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक नॉर्मल स्कूल अवश्य हो। यानी उस समय विद्यालय निरीक्षकों की जो व्यवस्था थी उसमें कहा गया कि वो निरीक्षण तो करें, लेकिन उनके क्षेत्र में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एक नॉर्मल स्कूल जरूर हो और प्रशिक्षण विद्यालय का निर्माण उन स्थानों पर किया जाए जहां पहले से अपने क्षेत्र के समस्त प्राथमिक पाठशालाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। मतलब कि जहां पर अनेक विद्यालय हो, जिस परिधि में, वहां पर एक जो है नॉर्मल स्कूल स्थापित हो और वो नॉर्मल स्कूल अध्यापकों को ट्रेंड करके आसपास के विद्यालयों में जो अध्यापकों की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके। अनुदान निकायों के नॉर्मल स्कूलों की स्थापना एवं निरीक्षण प्रांतीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए स्वीकृत धनराशि में से किया जाए। यानी कि ये नॉर्मल स्कूल का जो मतलब मैनेजमेंट था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, उसके संदर्भ में इन्होंने कहा कि प्रांतीय जो संस्थाएं हैं उन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा के लिए धनराशि स्वीकृत की है, उसी धनराशि से उन्होंने जो है ये बात कही कि नॉर्मल स्कूलों का विकास किया जाए और नॉर्मल स्कूलों की स्थापना की जाए। इसके बाद जो देसी शिक्षा थी, देसिक शिक्षा मतलब कि उस समय आप जानते हैं कि भारतीय परंपरागत पद्धति पर आधारित जो विद्यालय चल रहे थे उनको हम देसी शिक्षा के नाम से जानते हैं। अगर हम देसी शिक्षा की बात करें तो देसी शिक्षा पर जो है अंग्रेजों का स्टैंड अलग अलग समय में अलग अलग रहा है। मैकाले की हम बात करें और उसके पूर्व के कुछ जो है ब्रिटिशर्स की बात करें तो उन्होंने इन विद्यालयों को अनुपयुक्त माना था। लेकिन इस आयोग ने देसी शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को उन्होंने ये कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक बाधाओं के बावजूद ये विद्यालय अभी तक चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि ये विद्यालय लोकप्रिय हैं। इन विद्यालयों की लोकप्रियता इसी बात से सिद्ध होती है कि इतनी समस्याओं के बावजूद ये चल रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम इन संस्थाओं को जो देशी पद्धति से चल रहे हैं अगर अनुदान प्रदान करें तो ये जो है और बेहतर भूमिका निभा सकते हैं पूरी शिक्षा व्यवस्था में। इन्होंने ये आवश्यकता महसूस की कि हमको देसी पद्धति से चल रहे विद्यालयों को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि यदि संभव हो तो हम इन विद्यालयों को ग्रांट प्रदान करें, अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता दें, यहाँ संसाधन उपलब्ध कराएं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन फॉर ऑल का एम है वो अचीव हो सकता है। तो देशी विद्यालयों के मामले में, देसी शिक्षा के मामले में इनका जो स्टैंड था वो सहयोगात्मक था। तो ये कुछ चीजें आपको विशेष रूप से याद रखनी है। अब इसके बाद आगे हम और चीजें देखें। जैसे इन्होंने, इनका दायित्व तो था कि प्राथमिक शिक्षा के बारे में ये विचार करें, लेकिन इन्होंने माध्यमिक शिक्षा पर भी जो है अपने कुछ विचार रखे। तो माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में आयोग ने 2 प्रश्नों पर विचार किया। पहला कि माध्यमिक शिक्षा का अधिक तीव्र प्रसार किस प्रकार किया जाए, और दूसरा कि माध्यमिक शिक्षा में जो दोष हैं उनको कैसे दूर किया जाए। तो पहले प्रश्न के संदर्भ में इन्होंने कहा कि सरकार को माध्यमिक विद्यालय संचालन के क्षेत्र से हट जाना चाहिए। उन्होंने कहा
कि जो माध्यमिक शिक्षा है सरकार उससे अपने आप को अलग कर ले, क्योंकि सरकारी विद्यालय अधिक महंगे होते हैं तथा माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध करना सरकार का अनिवार्य कर्तव्य नहीं है। जैसे हम अगर प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की तुलनात्मक रूप से बात करें तो आज की स्थिति है कि आज भी जो है राज्य का कर्तव्य क्या है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा जो सरकार है वो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार हमको देती है। हमको अधिकार देने में सरकार का स्टैंड क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। नई शिक्षा नीति इस अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के कानून को बृहत करने की बात करती है और इंटरमीडिएट तक बढ़ाने की बात कर रही है। लेकिन जो अनिवार्य दायित्व है सरकार का वो अभी भी केवल प्राथमिक शिक्षा ही है। तो इसी तरह की बात कहीं न कहीं हमको इस हंटर कमीशन में भी दिखाई पड़ती है और इस हंटर कमीशन ने ये कहा था कि माध्यमिक शिक्षा जो है वो उससे सरकार अनिवार्य रूप से उसका कर्तव्य नहीं है, इसलिए अपना हाथ वो उससे खींच ले। लेकिन अगर सरकार हाथ खींच लेगी तो व्यवस्था कैसे चलेगी? तो उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि माध्यमिक विद्यालय भारतीयों द्वारा संचालित होने चाहिए, सरकार को केवल सहायता अनुदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्तिगत प्रयास भारतीयों के द्वारा किए जा रहे हैं, जिनको जो है बहुत बड़ी सहायता प्रदान की गई थी सहायता अनुदान प्रणाली के द्वारा, तो उसी प्रणाली के अनुरूप उन्होंने कहा कि सरकार केवल सहायता अनुदान प्रदान करे, ना कि उन विद्यालयों का पूरा जो है भार ले। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि पूर्व स्थापित सरकारी विद्यालयों को योग्य भारतीयों को सौंप दे। सरकारी माध्यमिक विद्यालय केवल उन क्षेत्रों में होने चाहिए जहां जनता इतनी पिछड़ी अथवा निर्धन हो कि स्वयं विद्यालय ना चला सके। कुल मिलाकर के इन्होंने सरकारी विद्यालयों को नए विद्यालयों की स्थापना को रोकने की बात कही और उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालय केवल वहीं पर स्थापित किए जाएं जहां पर पहले से कोई सरकारी विद्यालय ना चल रहा हो और कोई व्यक्तिगत प्रयास जो है उस क्षेत्र में करने के लिए कोई व्यक्ति आगे ना आ रहा हो। इसका मतलब उन्होंने पूरी तरह से जो माध्यमिक शिक्षा है उसके दायित्व को कोशिश किया कि सरकार उससे दूर हो जाए। सरकार जब उससे दूर हो जाएगी तो कहीं न कहीं जो व्यक्तिगत प्रयास हैं उनके माध्यम से शिक्षा व्यवस्था संचालित होगी। तो ये कुछ मुख्य सुझाव थे जो हंटर कमीशन ने दिए। इसके अलावा उन्होंने अनेक जो है और बातों पर विचार किया, जिसमें से जैसे अध्यापकों के प्रशिक्षण पर उन्होंने कहा, अध्यापकों के प्रशिक्षण पर जो है उन्होंने कहा कि नॉर्मल स्कूल जो हैं वो प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में खोले जाएं। उच्च शिक्षा इनका अधिकार जो है नहीं था, मतलब इनसे अपेक्षा की गई थी कि ये प्राथमिक शिक्षा पर ही जो है अपने सुझाव दें। फिर भी इन्होंने उच्च शिक्षा के जो है कुछ पहलुओं पर उन्होंने अपने सुझाव जरूर दिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता देने के लिए जो शिक्षकों की संख्या है, कॉलेज का व्यय है, उसकी स्थानीय जो आवश्यकताएं हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके सरकार को अनुदान देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसे कॉलेज में अगर अध्यापकों की नियुक्तियां करनी है तो ऐसे अध्यापक रखे जाएं जिन्होंने यूरोप में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में भी उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम रखे जाएं, लेकिन कुल मिलाकर के इनका जो अधिकार क्षेत्र था वो उच्च शिक्षा नहीं था। फिर भी इन्होंने उच्च शिक्षा के संदर्भ में कतिपय सुझाव अवश्य दिए। इसके अलावा उन्होंने जो शिक्षा विभाग स्थापित किए गए थे वुड के घोषणा पत्र के आधार पर, उन्होंने उस पर भी अपने सुझाव दिए और कहा कि इसको प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। प्रत्येक जो प्रांत है वहां निरीक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे विद्यालयों का समुचित निरीक्षण हो सके, क्योंकि जब समुचित निरीक्षण हो सकेगा तभी जो है हम बेहतर रूप से गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। उन शिक्षा विभाग में जो निरीक्षक रखे जाए उन्होंने कहा कि उनको अच्छा वेतन दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिला निरीक्षक के पद पर यूरोपियन की अपेक्षा भारतीयों को अधिक संख्या में रखा जाए ताकि ये जो जांच का कार्य है वो बेहतर तरीके से हो सके।
इसके अतिरिक्त तो उन्होंने स्त्री शिक्षा, मुस्लिमों की शिक्षा, पिछड़ों की शिक्षा, हरिजनों की शिक्षा, आदिवासी एवं पहाड़ी जो जातियां थी उनकी शिक्षा पर अपने जो है महत्वपूर्ण सुझाव दिए और सभी क्षेत्रों में उन्होंने गुणवत्ता उन्नयन की बात कही। लेकिन अगर हम ओवरऑल इस जो है हंटर कमीशन का जब मूल्यांकन करते हैं तो हंटर कमीशन का मूल्यांकन करते हुए हमको यही समझ में आता है कि इन्होंने जो अतिरिक्त बातें कही वो जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने अपने सुझाव दिए वो कहीं ना कहीं बेहद जो है महत्वपूर्ण सुझाव थे। उसमें से इनमें से जो प्रश्न बनता है वो आपको मुख्य रूप से जो इनका सुझाव था कि स्थानीय निकायों को दे दिया जाए। तो स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा का दायित्व देना, ये जो है इनकी सबसे अच्छी और सबसे प्रमुख जो है विशेषता थी। इन्होंने कहा कि सरकार केवल संरक्षण का कार्य करे। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा को इन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा को जो है व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है कि प्राथमिक शिक्षा में हम जो है ऐसी चीजें रखें, ऐसे काम करें जिससे जो है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त लोग जो है गुणवत्ता परक शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में कुछ न कुछ अवश्य कर सकें, कुछ न कुछ अवश्य पा सकें। तो ये सारी कुछ जो है हंटर कमीशन की संस्तुतियां थी। तो ये जो जूम मीटिंग है ये 40 मिनट की होती है और हमें लगता है कि अब ये अपने आप एंड हो जाएगी। अटेंडेंस आप लोगों की हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है और ये अटेंडेंस भी मैटर करती है। अब हमारे पास पढ़ने के लिए 4 टॉपिक और बचे हैं जिसमें से हम अगली क्लास जो कि कल करेंगे और कल हम लोग पढ़ेंगे जो आपका विश्वविद्यालय अधिनियम है 1904 का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगली 3 क्लासेस में आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा और जरूरी नहीं कि पर डे एक ही क्लास हो, अगर आवश्यकता हुई तो 2 क्लासेस भी जो है ले ली जाएंगी। अब अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों की परीक्षाओं की डेट तो आ ही गई है। टाइमिंग का आप लोग बताइए कि कौन सी टाइमिंग बेहतर रहेगी, किस समय क्लास रखी जाए तो आप लोगों की सुविधा रहेगी। आप अनम्यूट करके बता दीजिए या चैट बॉक्स में लिख दीजिए। सर शाम का टाइम ही बेस्ट है। शाम का टाइम बेस्ट है तो 7 बजे रखा जाए या जैसे आज रखा गया 7:40? नहीं सर 7 बजे भी ठीक है, क्योंकि 7 बजे तक क्या रहता है, सारे काम तो 6 बजे से खत्म हो जाते हैं हर एक पर्सन के। तो 7 हम्म। बजे से प्रॉपर क्लास अटेंड हो सकती है सबकी। हाँ तो ठीक है, हम लोग फिर 7 बजे से ही रखते हैं। दिन में कॉलेज भी जाना होता है मुझे, तो 7 बजे से ही रखते हैं। और आप लोग एक क्वेश्चंस अपने सोच लीजिए कि अगर कुछ जानना चाहें, पहले जो अब तक चीजें पढ़ाई गई हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिए या पर्सनली मुझे भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन का ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि वन वे इंटरेक्शन टाइप का क्लास रहती है। तो हम लोग कोशिश करें कि आपके जो प्रश्न हैं आप तभी जो है सीख पाएंगे, तभी जान पाएंगे जब आप जिज्ञासाएं प्रस्तुत करेंगे। तो आप पढ़िए, पढ़ने के बाद जो आपको प्रश्न समझ में आए उनको जो है हमको बताइए, तो हम लोग उसको इस ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक सुझाव ये विशेष रूप से है कि केवल आप लोग उस पर निर्भर न रहिए जो आपका जो दिशा और क्या क्या खरीद लेते हैं। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं और हाँ ग्रुप पे भी हम सेंड कर देंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन तो हम नहीं सेंड कर पाएंगे लेकिन हम आपको नोट्स जरूर दे देंगे। ओके सर। क्योंकि ओके हाँ सर। तो ठीक है, अब ये क्लास ये इसका टाइम ओवर होने वाला है और कल फिर हम लोग 7 बजे ही शाम को रखते हैं क्लास। ओके सर। हाँ, ओके और सर। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो पर्सनल मेरे चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, फिर कल हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you. सर।